प्रधानमंत्री ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 10वीं किश्त जारी की। मुख्यमंत्री ने जनसेवा के लिए पुलिस विभाग को सराहा, नववर्ष मिलन समारोह में हुए शामिल। किशोरों के कोविड रोधी टीकाकरण के लिए आज से पंजीयन शुरू। कोविन पोर्टल पर हो रहा है ऑनलाइन पंजीयन। और वैष्णो देवी भवन परिसर में आज तड़के मची भगदड़ में 12 लोग मारे गए और 13 घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा। आप सभी को दूरदर्शन समाचार परिवार की ओर से नववर्ष की अनेक शुभकामनाएं। और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 10वीं किश्त जारी की। श्री मोदी ने 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अंतरित की। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में किसानों के खातों में सीधे भेजी जाती है। अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि किसान परिवारों को दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी आर्थिक विकास दर वर्तमान में 8% से भी ज्यादा है। देश में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था कोरोना काल के पहले की तुलना में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आज बहुत से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उस समय से भी अच्छा कर रहे हैं जब कोरोना हमारे बीच नहीं था। आज हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर 8% से भी ज्यादा है। भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया है। हमारी विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। जीएसटी कलेक्शन ने भी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। निर्यात और विशेषकर कृषि के मामले में भी हमने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। साथियों, आज हमारा देश अपनी विविधता और विशालता के अनुरूप ही हर क्षेत्र में विकास के भी विशाल कीर्तिमान बना रहा है। 2021 में भारत ने करीब करीब 70 लाख करोड़ रुपए का लेन देन 70 लाख करोड़ रुपए का लेन देन यूपीआई से किया है, डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है। आज भारत में 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इनमें से 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप तो पिछले 6 महीने में बने हैं। 2021 में भारत के नौजवानों ने कोरोना के इस कालखंड में भी 42 यूनिकॉर्न बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। श्री मोदी ने करीब 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ रुपए से ज्यादा का इक्विटी अनुदान भी जारी किया। इससे 1,24,000 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने इस दौरान किसान उत्पादक संगठनों से बातचीत भी की। केंद्रीय कृषि मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे प्रदेश की पुलिस ने कोरोना काल में देश भर में जन सेवा के जरिए जो मिसाल पेश की है वो तारीफ के काबिल है। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में पुलिस विभाग के नववर्ष मिलन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री बघेल ने पुलिस कर्मियों को नववर्ष की बधाई देते हुए सभी के आरोग्य और मंगल की कामना की। जवान सुरक्षा में लगे रहते हैं, ठिठुरती ठंड में गश्त करते हैं, तब जाके हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। चाहे गर्मी हो, बरसात हो, हर परिस्थिति में
आप अपनी ड्यूटी में तैनात रहते हैं। विशेषकर कोरोना का उल्लेख मैं करना चाहूँगा। कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारे अधिकारियों ने, जवानों ने जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों का विश्वास हासिल करना बड़ी बात होती है, जिसे हमारे पुलिस विभाग ने हासिल किया है। इस मौके पर पुलिस कर्मियों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 145 करोड़ 16 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 58,11,000 से ज्यादा टीके लगाए गए और इस दौरान 949 मरीज संक्रमण से ठीक हुए। संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.32% हो गई है। वहीं प्रदेश में 25,332 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 190 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.75% है। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित रायपुर जिले में मिले हैं। यहां 51 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं बिलासपुर में 43 लोग संक्रमित पाए गए हैं। केंद्र सरकार कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मिशन मोड पर काम कर रही है। राज्य सरकारों को भी नियमित रूप से अपडेट दिया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय वॉर रूम बनाकर निगरानी कर रही है। आइए जानते हैं ओमिक्रॉन को लेकर क्या तैयारियां हैं सरकार की। जहां एक तरफ देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार पिछले 1 महीने से मिशन मोड में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले भी ओमिक्रॉन को लेकर प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में हर दिन विशेषज्ञों की टीम के साथ समीक्षा बैठक होती है। पिछले अनुभवों को देखते हुए राज्यों को नियमित रूप से अपडेट दिया जा रहा है। राज्यों को स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधा को बढ़ाने और तैयार रखने की सूचना दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का वॉर रूम 24 घंटे काम कर रहा है। रात को भी स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी बैठकें करते हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद रात में भी समीक्षा बैठक ले रहे हैं। दवाओं के बफर स्टॉक, ऑक्सीजन की उपलब्धता, अस्पतालों में बेड की उपलब्धता और टेस्टिंग की क्षमता की हर दिन समीक्षा की जा रही है। केंद्र सरकार ने पहले ही कोविड की चुनौतियों से निपटने के लिए 23,000 करोड़ रुपए के इमरजेंसी पैकेज की घोषणा की है। देश में टेस्टिंग क्षमता भी बढ़ाई गई है। अब तक करीब 68 करोड़ टेस्ट किए गए हैं। देश भर में 3,117 टेस्टिंग लैब हैं, जिनमें 2,014 RT-PCR टेस्टिंग लैब हैं, 941 ट्रूनेट, 132 सीबीनेट और 30 दूसरे लैब हैं जहां कोरोना वायरस की जांच होती है। देश में 204 RT-PCR टेस्ट किट बनाने वाली कंपनियों को मंजूरी दी गई है। वहीं 53 रैपिड एंटीजन टेस्ट, 7 होम टेस्टिंग रैट कंपनी और 4 और टेस्टिंग कंपनी पाइपलाइन में हैं। देश में हर दिन करीब 20 लाख टेस्ट करने की क्षमता है और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरत पड़ने पर टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अगर बात राष्ट्रव्यापी टीकाकरण की करें तो देश में 90% वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लग गई है और वहीं 65% वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज। वहीं 15 से 18 वर्ष के बच्चों को सोमवार से कोवैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। इसके लिए उन्हें आज से कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए स्कूल का पहचान पत्र या आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इस आयु वर्ग के 6 से 7 करोड़ बच्चों को वैक्सीन की डोज लेने के पात्र होंगे। स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और अन्य गंभीर रोगों से ग्रस्त 60 या अधिक आयु के नागरिक अपने मौजूदा कोविन अकाउंट के माध्यम से एहतियाती डोज लगवा सकेंगे। कोविन प्रणाली से नियत समय पर एहतियाती डोज लेने के पात्र लोगों के पास SMS भेजा जाएगा। इन लोगों को 10 जनवरी से एहतियाती डोज लगाई जाएगी। करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के कोविड वैक्सीन की एहतियाती डोज के लिए जनवरी में पात्र होने की आशा है। ये डोज कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 9 महीने के बाद लगाई जाएगी।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी RS शर्मा ने बताया कि 60 और उससे अधिक आयु के लोगों को पंजीकरण कराते समय अपनी बीमारी की जानकारी देनी होगी और उन्हें इस बारे में टीकाकरण केंद्र पर पंजीकृत डॉक्टर का प्रमाण पत्र देना होगा। वहीं प्रदेश में भी पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रायपुर जिले में भी स्कूली बच्चों को आगामी 3 जनवरी से कोरोना टीका लगाने की तैयारियां शुरू की गई हैं। इसी कड़ी में आज जिलाधीश कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग की टीम की बैठक हुई, जिसमें टीकाकरण की रूपरेखा बनाई गई। बैठक के बारे में जिला टीकाकरण अधिकारी आशीष वर्मा ने बताया, अभी शुरुआती में इस सप्ताह पे हम स्कूल लेवल पे ही कर रहे हैं। तो हमारी जो टीम है, जैसे जितने भी बच्चे होंगे, जिस स्कूल में जितने भी बच्चे होंगे, उसके हिसाब से हम टीम भेजेंगे। वो टीम वहाँ जाके पहले उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका टीकाकरण करेंगे। टीकाकरण करने के बाद बच्चों को जो आधे घंटे बैठाना रहेगा वेटिंग के लिए, ऑब्जर्वेशन में के लिए रहेगा। ऑब्जर्वेशन करने के बाद फिर वो अपने घर जा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक किशोरों को कोरोना टीका लगाने की डोज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। साथ ही बुजुर्गों को भी बूस्टर डोज लगाने की पहल की जाएगी। जम्मू कश्मीर में कटरा के निकट माता वैष्णो देवी भवन परिसर में आज तड़के मची भगदड़ में 12 लोग मारे गए और 13 घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह के अनुसार भगदड़ तड़के लगभग 2:45 पर हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारी भीड़ के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से राहत राशि की घोषणा की गई है। पुलिस नियंत्रण कक्ष के अनुसार हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस सहित सुरक्षा बल मौके पर मौजूद हैं और बचाव कार्य जारी है। बता दें कि नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान भगदड़ मच गई। वहीं केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। चिकित्सा अधिकारी कटरा डॉक्टर गोपाल दत्त ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए श्री माता वैष्णो देवी नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ईड भवन के एरिया में रात को हुआ, तो उसमें टोटल कोई 12 कैजुअलिटीज हुई हैं। तो उसमें से 3 डेड बॉडीज अभी हमारे पास पहुंची हैं। 9 पहले की आ गई थी, 3 अभी पहुंची हैं। तो बाकी जो इंजर्ड लोग थे वो श्राइन बोर्ड द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनको नारायण हॉस्पिटल में कुछ को शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ अभी शिफ्ट कर रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर्स 01991234804 और 01991234053 जारी किए हैं। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में धमतरी जिले में आयोजित होने वाले रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता मुख्यमंत्री ट्रॉफी 2022 के पोस्टर का विमोचन किया। इस टूर्नामेंट का आयोजन आगामी 16 जनवरी से 26 जनवरी धमतरी जिले में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में जिले की 80 टीमें हिस्सा लेंगी। मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी को भेंट किए जाने वाले बल्ले पर अपने हस्ताक्षर भी किए। जांजगीर के बनारी गांव में NH 49 पर हुए हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। सिटी कोतवाली थाने के TI उमेश साहू ने बताया कि घटना रात करीब 12 बजे की है। बनारी गांव में धान से लदे ट्रक से बाइक टकराई और तीनों युवकों की मौत हो गई है। तीनों युवकों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। रायपुर के बैंक अब महज रुपयों पैसों तक सीमित नहीं रह गए हैं। कुछ इनोवेटिव लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया है। अब तक रुपयों का, ब्लड का, कपड़ा बैंक या रोटी बैंक तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब बर्तन बैंक भी लोगों की सुविधा के लिए उपलब्ध हैं। नो प्लास्टिक अभियान को प्रमोट कर रहे सुरेंद्र बैरागी ने बर्तन बैंक की अवधारणा पर काम किया और सफल रहे। सुरेंद्र बैरागी का कहना है कि आने वाले दिनों में शहर के विभिन्न स्थानों में इस बैंक को संचालित किया जाएगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।